फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू IAS PCS मास्टर क्लास। देखिए फ्रेंड्स, यूपी PCS के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम यूपी PCS के लिए 2022 और 2021 और 2020 के करंट अफेयर के जितने भी प्रश्न पूछे गए थे सभी प्रश्नों को और साथ ही साथ उनका जो लेटेस्ट डेटा है यानी कि अपडेटेड डेटा उसको भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आप आने वाले दिनों में वो खास टॉपिक, वो खास प्रश्न समझ पाएंगे जो कि यूपी PCS के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और इस प्रकार से आप करंट अफेयर की बेहतर तैयारी कर पाएंगे। इससे आपको आइडिया लग जाएगा करंट अफेयर पढ़ते समय कि क्या ज़रूरी है, क्या कम ज़रूरी है और क्या बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो इससे आपकी जो समझ है वो और गहरी हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? तो दो राज्य, देखो फ्रेंड्स, जितना भी लौह अयस्क भारत में है उसका 51% अकेले उड़ीसा देता है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है। तो विकल्प होगा आपका 1 और 4 जो कि विकल्प बी में दिया गया है। तो ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट है, विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो देखो फ्रेंड्स, विश्व खुशहाली सूचकांक और साथ ही साथ जो भूख सूचकांक होता है, ठीक है, हंगर इंडेक्स, और जो शांति सूचकांक होता है, 3 सूचकांक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं जिस पर UPSC अक्सर प्रश्न पूछता रहता है। फिलहाल विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 में भारत 136वें स्थान पर है। टॉप पर कौन सा देश है? तो फिनलैंड है। ध्यान दीजिएगा कि 2023 में जो अपडेटेड डेटा है वो भी सेम है, यानी कि टॉप पर फिनलैंड है, भारत 136वें स्थान पर है। तो इस साल भी डेटा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में किसने जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब जीता है? तो PV सिंधु ने। अभी सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का आयोजन 2023 में नहीं हुआ है, तो यही प्रश्न यहाँ पर अपडेट है। नेक्स्ट होगा आपका 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई थी, सही है। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता, ये भी सही है। और क्योंकि यह द्विवार्षिक होता है, 2 साल में एक बार होता है, यानी कि अभी इसका जो 46वां संस्करण है वो आयोजित नहीं हुआ है, तो कोई भी लेटेस्ट डेटा नहीं है। तो इसका ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। कौन सी वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित है जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि हरियाली। मूल्यवान IT ब्रांड के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो एक्सेंचर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान IT ब्रांड है और TCS वैश्विक IT ब्रांड सेवा ब्रांडों में नंबर 2 पायदान पर है। तो फिलहाल यही आंकड़े अभी लेटेस्ट हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। कौन सा एक सुमेलित नहीं है? छोड़ो इसको, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित देशों को मानव विकास सूचकांक 2022 के आधार पर और वही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मानव विकास सूचकांक 2022, तो टॉप पर यहाँ पर था हांगकांग, फिर आता है ऑस्ट्रेलिया, फिर आता है जापान, लास्ट में आएगा रूस। तो सही क्रम क्या बनेगा? 3 4 1 2, ठीक है, ये इसका क्रम बनेगा 3 4 1 2 जो कि ऑप्शन सी में है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपको मैच कराना था कि दिवस है और घटना अवसर। तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है क्या? देखो फ्रेंड्स, 18 अप्रैल को होता है विश्व विरासत दिवस, 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस और 5 दिसंबर को विश्व मिट्टी दिवस। तो ये रट लेना, ये इंपॉर्टेंट है। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। तो संस्कृति के लिए इंदौर, शासन के लिए वडोदरा, सामाजिक पहलू के लिए तिरुपति, नगरीय पर्यावरण के लिए भोपाल। तो ये यहाँ पर सुमेलित है। नेक्स्ट होगा आपका, भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा या कोचीन है, ठीक है, कोचीन। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट होगा आपका, मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता। तो फ्रेंड्स, ये रही थी करोलिना विलाविस्का। ये कहाँ से हैं? तो पोलैंड से हैं।
कुछ लेटेस्ट डेटा मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई हैं आर बोनी गैब्रियल। तो आर बोनी गैब्रियल का नाम भी याद रखना, ये मिस यूनिवर्स 2022 चुनी गई हैं। एक मिसेज वर्ल्ड 2022 चुनी गई हैं, तो ये नाम भी याद रखना, मिसेज वर्ल्ड 2022 चुनी गई हैं। कौन? इनका नाम है सरगम कौशल, तो ये नाम भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट से संबंध में। तो देखो ये बजट वाला प्रश्न है, बजट अच्छे से पढ़ के जाना। मैं इसको यहाँ पर अपडेट भी कर देता हूँ। जैसे कि 2020-21 का जो बजट का कुल आकार था वो ये था, जो कि आप पढ़ रहे हैं, एग्ज़ाम में आएगा नहीं। लेटेस्ट जो है वो आप याद रखो, जो वर्तमान बजट है 2023-24 का वो कौन सा है? तो ये है फ्रेंड्स 6,90,242.43 करोड़ रुपए का बजट है। ठीक है, 6,90,242.43 करोड़ रुपए का बजट है कुल। और फिलहाल यहाँ पर तो दोनों ऑप्शन जो थे वो सही थे। नेक्स्ट होगा आपका कि अप्रैल 2022 में कोपनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता था? तो इनका नाम था साजन प्रकाश। अगला क्वेश्चन होगा जनवरी 2022 के वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व का शीर्ष व्यावसायिक शहर है? तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर है ये था ऑप्शन बी, यानी कि हांगकांग। तो बस बी ही इसका आंसर है। अभी लेटेस्ट डेटा आया नहीं है, तो यही अभी भी अपडेट है। अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी? तो ये इनका नाम क्या है? सामिया सुलू हसन, यानी कि ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट है, 72 का सी। नेक्स्ट होगा आपका वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक में प्रवेश के लिए जो सिस्टम लागू किया गया उसे आप CUCET कहते हैं, ये तो आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, यानी कि इसको क्या कहेंगे, UNEP के द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण युक्त भारत का शहर था मुरादाबाद। पहले स्थान पर कौन सा शहर था? तो ढाका था, बांग्लादेश की राजधानी। ओजोन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 16 सितंबर को, और इसकी थीम क्या थी 2022 में? ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में बदला गया? तो यह है तीन मूर्ति भवन, यानी कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक के अंतर्गत भारत के निम्नलिखित में से टॉप रेटिंग यानी कि शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य थे, गुजरात, केरल और पंजाब। इसका ऑप्शन सी सही था। फिर किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? तो ये है ऑपरेशन गंगा। अच्छा बताओ नीचे कमेंट करके कि ऑपरेशन कावेरी किस संदर्भ में भारत सरकार ने आयोजित किया है? ऑपरेशन कावेरी ये बताना है आपको। नेक्स्ट है आपका भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल और जल सुरक्षा के लिए देश का पहला डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल में शुभारंभ किया है? तो बेंगलुरु में किया गया था, कर्नाटक में। अब यहाँ पर मैं आपसे एक प्रश्न करूँगा जिसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि पहली बार जल बजट किस राज्य ने पेश किया है? जल बजट को पेश करने वाला राज्य कौन सा है? बताओ। एग्जाम में आ गया तो क्या करोगे? लिखो। बिम्स्टेक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखो ये 2022 के संदर्भ में है, तो फिलहाल मैं आपको लेटेस्ट भी बताऊंगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च को संबोधित किया था, करेक्ट है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने नहीं की थी भैया, ये की थी श्रीलंका ने, ये भी सही है। मतलब दूसरा गलत हो जाएगा ऑप्शन में, पहला सही है। ये श्रीलंका होता तब ये सही होता, तो केवल यहाँ पर आपका जो विकल्प है डी, बस इतना ही सही रहेगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला आपका क्वेश्चन होगा कौन सा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? तो ये तो आप जानते ही होंगे, यह फुटपाथ विक्रेताओं के लिए था, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने के लिए जो समझौता हुआ था उस पर हस्ताक्षर किए थे किसने? असम और मेघालय के मुख्यमंत्री ने। गृह मंत्री अमित शाह भी वहीं पर मौजूद थे, लेकिन हस्ताक्षर किसने किए थे? असम और मेघालय के मुख्यमंत्रियों ने। फिर अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में टॉप पर रहा? तो ये चाइना है। अगला क्वेश्चन देखिए, 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में
कौन सा कथन सही है? तो 2022 का जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ वो बर्मिंघम में हुआ था, करेक्ट है। 2026 वाला कहाँ पर होगा? विक्टोरिया में होगा, करेक्ट है। यानी कि दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपके सही हैं। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है कब? 5 अक्टूबर को। तो फ्रेंड्स ये 2022 के प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं और आपके लिए आ रहे हैं 2021 के प्रश्न। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन होगा, विश्व युवा कौशल दिवस 2021 की थीम यहाँ पर पूछी गई थी, जो कि थी री इमेजिनिंग यूथ स्किल्स पोस्ट पैंडेमिक। अच्छा, विश्व युवा कौशल दिवस ये प्रतिवर्ष होता है 15 जुलाई को, ये ध्यान देना। और 2022 में जो इसकी थीम है वो क्या है? भविष्य के लिए युवा कौशल का बदलाव। ये 2022 की थीम है, जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो अभी जो है 15 जुलाई आई नहीं है, तो इस साल की थीम अभी है नहीं। तो विश्व युवा कौशल दिवस 15 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा आपका, फरवरी 2021 में नगोजी ओकोंजो-इवेला को विश्व व्यापार संगठन में WTO में पहली महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये कहाँ से हैं? तो नाइजीरिया से हैं। अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 के अनुसार विश्व का सबसे शांतिपूर्ण देश कौन सा है? मैंने आपको बताया था ना, ग्लोबल हंगर इंडेक्स, पीस इंडेक्स और हैप्पीनेस इंडेक्स, इनमें से कोई ना कोई आता है। तो अब इस साल क्या आ गया था? शांति सूचकांक। तो देखो यूरोप जो है ये टॉप पर रहा था। अब इसमें आप जानते ही हैं कि बात हो रही शांति की, तो शांति मतलब सफ़ेद, सफ़ेद मतलब आइसलैंड, तो आइसलैंड टॉप पर रहा, ठीक है। और अगर बात करें हम ये ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 के बारे में, इसे जारी कौन करता है? IEP, ठीक है। तो आइसलैंड इस साल भी टॉप पर रहा, मतलब 2022 में भी। इंडिया की रैंक कितनी है? 135, इंडिया की यही रैंक है। नेक्स्ट है आपका, चलो उत्तर प्रदेश के बजट। अब 2021-22 के बारे में बात हो रही है। तो टैबलेट देने की जो योजना बनाई गई थी वो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत थी। तो बजट को पढ़ लेना, एग्जाम में 1-2 प्रश्न जरूर मिलेंगे। संघीय बजट 2021-22 के अनुसार वित्त मंत्री ने कृषि ढांचा और विकास सेस के नाम पर एक नया कर प्रस्तावित किया था। इसमें कुल 29 उत्पाद थे। नेक्स्ट है आपका कि जून 2021 में आयोजित, अच्छा ये प्रश्न थोड़ा सा अपडेट करके देखेंगे। जून 2021 में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में यहाँ पर बात रखी गई है। पहला बिंदु है कि यूनाइटेड किंगडम इस शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष था, सही है। ब्राज़ील को अतिथि देश के रूप में शिखर सम्मेलन में आमंत्रित किया गया था, ये गलत है। यानी कि केवल जो है पहला विकल्प यहाँ पर सही है, ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि जो अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किए गए थे वो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ कोरिया और साउथ अफ्रीका थे ओनली, बस इतना याद रखना है। और आपको ये भी बता दें कि ये जो G7 समिट हुई थी 2022 वाली, जो कि क्रम में कौन सी थी? 48वीं जो G7 समिट हुई थी वो जर्मनी में हुई थी, ये भी याद रखना। और 49वीं जो इस साल होने वाली है, 49वीं G7 समिट 2023, इसका आयोजन कहाँ पर होगा? जापान में होगा, हिरोशिमा में। बस होने वाला है, मई में ही हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? एनीवे, कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के समय किस संस्था ने नाइट्रोजन जनरेटर को ऑक्सीजन जनरेटर में बदला था? तो ये बॉम्बे, IIT बॉम्बे था, ये तो आपको पता ही है। उत्तर प्रदेश स्वामी विवेकानंद ऐतिहासिक पर्यटन यात्रा योजना, ये संबंधित है किससे? मजदूरों के लिए ही थी यह योजना। कौन सी योजनाएं उत्तर प्रदेश में बजट 2021-22 में शामिल की गई थी? तो मतलब इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में आएंगे, तो इसको ध्यान देना है। फिलहाल इसका जो आंसर था वो 1, 2, 3 था ओनली, चौथी योजना नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विधेयक 2021, 2 पॉइंट दिए गए हैं। बताना है आपको कि कौन सा सही है, कौन सा गलत। इस विधेयक का उद्देश्य 2026 तक जन्मदर को 2.1 प्रति हज़ार जनसंख्या तक लाना है, तो ये सही है। वर्तमान में राज्य में प्रजनन दर कितनी है? 2.7 है प्रति हज़ार, ये भी सही है। मतलब दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित शहरों में से किस एक में देश का प्रथम भारतीय कौशल संस्थान स्थापित किया गया? तो देश का जो पहला भारतीय कौशल संस्थान था वो कानपुर में स्थापित किया गया था। अगला जो क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने एक किताब लिखी थी, तो नाम था उसका होम इन द वर्ल्ड। नेक्स्ट है कि द क्लॉक इज टिकिंग किस दिवस की थीम है? तो विश्व टीबी दिवस 2021 की। अब ये बताओ कि विश्व टीबी दिवस ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 24 मार्च को प्रतिवर्ष होता है विश्व टीबी दिवस।
और 2023 में इसकी थीम क्या है? यस वी कैन एंड टीवी, यस वी कैन एंड टीवी। नेक्स्ट है आपका प्रधानमंत्री वाणी योजना, यह सार्वजनिक स्थलों पर वाईफाई की उपलब्धता से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका 2021 में ऑस्कर अवार्ड फॉर द बेस्ट मोशन फिल्म। अब देखो जो 2021 का अवार्ड है तो ये साल प्रासंगिक नहीं है। फिलहाल नोमैडलैंड के निर्देशक के बारे में पूछा गया था, डायरेक्टर कौन थे? स्लोए झाओ थे। लेकिन अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑस्कर अवार्ड 2022 के बारे में, जो कि इम्पॉर्टेंट है। देखो बेस्ट फिल्म चुनी गई थी कौन सी? एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जिसके डायरेक्टर कौन है? के डी क्वान और डी स्कैनर। डी क्वान याद रखना बस, ठीक है। डायरेक्टर जो है वो है डी क्वान, इन्हीं को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड भी मिला है। तो ऑस्कर अवार्ड पढ़ के जाना, उससे प्रश्न बनेंगे। नेक्स्ट है आपका कि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक अंग के रूप में जून 2021 में शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती पर उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राम प्रसाद बिस्मिल जी की जयंती मनाई गई? तो शाहजहांपुर में मनाई गई थी। समाचार पत्रों में किसने प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो द वाशिंगटन पोस्ट ने जीता था, और यही डाटा अभी अपडेटेड भी है। यानी कि अगर पुलित्जर पुरस्कार 2023 के बारे में बात करें तो वाशिंगटन पोस्ट को ही ये पुरस्कार इस साल भी दिया गया, मतलब इस डेटा में कोई चेंज नहीं है। नेक्स्ट आपका होगा कि किस संगठन द्वारा कोविड-19 के पश्चात द ग्रेट रीसेट प्रयास को आरंभ किया गया था? तो यह काम शुरू किया गया था विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। ऑप्शन ए। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 की महिला एकल खिताब की विजेता बारबरा क्रेजिकोवा किस देश से हैं? चेक गणराज्य से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो ओपन टेनिस टूर्नामेंट होते हैं ये चार होते हैं साल में, और अभी तक 2023 में सिर्फ एक खेला गया है। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। तो इसका क्रम कौन सा रहा? 111वां संस्करण रहा। इसमें मेन सिंगल्स का खिताब जीता है सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने, और बेलारूस की आरना सबालेंका ने फीमेल सिंगल्स का खिताब जीता है। तो ये डेटा याद रखना, हो सकता है कि एग्जाम में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट है आपका नोबेल शांति पुरस्कार 2020। अब 2020 का जो आंकड़ा है वो तो आपको पता ही है कि विश्व खाद्य कार्यक्रम को नोबेल शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया था। 2022 में ये जो अवार्ड मिला था यह 3 लोगों को मिला था, एक व्यक्तिगत 2 संस्थागत। तो बेलारूस के एलेस वल्यात्स्की को दिया गया व्यक्तिगत श्रेणी में, संस्थागत में मेमोरियल जो कि रूस का एनजीओ है, और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज जो कि यूक्रेन का एक एनजीओ है। तो इनको जो है नोबेल शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है, और ये इम्पॉर्टेंट है, मुझे लगता है एग्जाम में आएगा, क्योंकि जो एलेस वल्यात्स्की हैं इनको जेल भी हो गई है, तो ये चर्चा में आ गए हैं दोबारा से, तो हो सकता है कि जानवर के दिमाग में आ ही जाएँ ये। फिर देखो यहाँ पर टोक्यो ओलंपिक से संबंधित प्रश्न है। तो आप लोगों को राष्ट्रमंडल खेल और जो वर्तमान में जो भी खेल हुए हैं उसमें पदक विजेताओं की पूरी लिस्ट आपको लिख कर याद कर लेनी चाहिए। फिलहाल यहाँ पर जो असुमेलित है वो यही था कि बजरंग पुनिया ने जीता था कांस्य, यहाँ पर रजत दिया गया है जो कि गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट है। फिर आगे बढ़ते हैं, इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल का शुभारंभ किया गया कब? तो फ्रेंड्स ये जो पोर्टल था इसका शुभारंभ हुआ था नवंबर 2020 में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नीति आयोग द्वारा चलाए जा रहे आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिलों को जून 2021 तक शामिल किया गया था? तो 8 जिलों को। इस साल बजट में कुल 500 ब्लॉक को भी शामिल किया गया है आकांक्षी ब्लॉक के रूप में, ये याद रखना, हो सकता है कि एग्जाम में आ ही जाए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिकता निधि से संबंधित है? तो ऑप्शन सी अनुच्छेद 267। और किस संगठन द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो आपको पता ही होगा यह है यूनाइटेड नेशन का जनसंख्या कोष। ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, कटलास एक्सप्रेस 2021, अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ये याद रखना। सरस आजीविका मेला 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो सरस आजीविका मेला का आयोजन एक ही जगह पर होता है, 2023 में भी यहीं पर हुआ है जो कि नोएडा है। तो सरस आजीविका मेला में गलती मत करना, यह नोएडा में आयोजित होता है, ठीक है। जो चीज़ें बहुत सरल हों उसको गलत करना बहुत भारी पड़ता है। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को, ये तो अलग है, 27 और 28 जुलाई 2021 के एक देश के विदेश मंत्री एंथोनी ब्लिंकन वो भारत की यात्रा पर आए थे। तो प्रश्न यही है कि ये कहाँ से थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। फिर आपका आ गया यूपी पीसीएस 2020, ठीक है। तो 2 साल कवर हो गए, अब 2020 पे चलते हैं।
चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में, यहाँ पर दो कथन है। यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी, करेक्ट है। यह विगत 38 वर्षों से ये गलत था, मतलब केवल पहला ऑप्शन यहाँ पर सही था आपका। अगला क्वेश्चन था कि किस राज्य संघ राज्य क्षेत्र द्वारा 7 अगस्त 2020 को विद्युत चालित वाहन नीति की घोषणा की गई थी? तो दिल्ली के द्वारा। ऐसे प्रश्न आपको पढ़ने चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किस भारतीय फाउंडेशन ने अगस्त 2020 में फूड विजन 2050 पुरस्कार प्राप्त किया था? नांदी फाउंडेशन ने, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जुलाई 2020 में किसे पृथ्वी विज्ञान प्रणाली में लाइफ टाइम उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया था? तो अशोक साहनी को, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था? अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा दिसंबर 2019 में जारी सतत विकास लक्ष्यों भारत सूचकांक 2019-20 पर जारी रिपोर्ट के अनुसार यूपी को रखा गया था एस्पिरेंट में, यानी कि आकांक्षी में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। नेक्स्ट है हौसला 2018। तो हौसला 2018 का आयोजन महिला और बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली में किया गया था। ये गलत है, पहला तो गलत है, क्योंकि हौसला का जो आयोजन था वो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने किया था। हाँ, दिल्ली में ही हुआ था, लेकिन ये गलत है। दूसरी बात, ये बच्चों की देख रेख करने वाली संस्थाओं के बच्चों का राष्ट्रीय उत्सव था, ये सही है, यानी कि यहाँ पर केवल ऑप्शन 2 सही होगा, जिसका ऑप्शन बी यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट है आपका, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? पहले ये 2024-25 तक था, लेकिन अब ये बढ़ चुका है, तो अब ये 2030 तक हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। फिलहाल इस पर कोई फिक्स डेटा अभी जारी नहीं किया गया है, तो इसको छोड़िए, आगे बढ़ते हैं। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों को विधिक अधिकार जो मिला था वो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट से मिला था, यानी कि 2 और 4 वाला विकल्प जिसमें है वो ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। देखो ये जो रिपोर्ट जारी होती थी इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ होती थी, तो जिसकी वजह से अब ये जो रिपोर्ट है वो बंद कर दी गई है, मतलब ये रिपोर्ट अब जारी नहीं होती है। बाकी यहाँ पर जो आंकड़े थे दोनों सही हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं बताऊँगा नहीं। नेक्स्ट है आपका कि किस तिथि को, अच्छा, केंद्रीय बजट 2020-21 के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। 2021 का जो बजट है, केंद्रीय बजट 2020 पूछा ही नहीं जाएगा। 2021 का बजट पढ़ लेना अच्छे से। इसके बाद ये भी बजट का ही प्रश्न है, तो मतलब बजट इम्पॉर्टेंट है और आपको पढ़ना पड़ेगा। ट्रैवल और टूरिज्म प्रतियोगिता सूचकांक TTCI ये कौन जारी करता है? तो फ्रेंड्स ये जारी करता है विश्व आर्थिक मंच, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट होगा आपका, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों का प्रतिनिधि बनाकर किसे भेजा गया था? तो फ्रेंड्स इनका नाम है NM जोशी, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था कि भारत में अगस्त में कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया था? तो हुबली में, यानी कि विकल्प ए। फिर अगला क्वेश्चन था कि जुलाई 2020 में कौन सा मंगल मिशन का प्रक्षेपण करने वाला पहला अरब राष्ट्र हुआ था? UAE हुआ था, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि भारत के पड़ोसी देशों में से किसने जुलाई 2020 में सोशल मीडिया के लिए मुफ्त इंटरनेट सेवा पर प्रतिबंध लगाया था? ये काम बांग्लादेश ने किया था। अच्छा, मुझे लगता है सही काम किया था, क्योंकि सोशल मीडिया पर लोग समय बहुत बर्बाद करते हैं। इंडिया आइडिया समिट 2020 के बारे में यहाँ पर है, तो अमेरिका भारत व्यापार परिषद द्वारा, ये सही है विकल्प एक। इसकी थीम भारत का सशक्तिकरण था, ये गलत है। इसकी जो थीम थी वो थी बेहतर भविष्य का निर्माण, तो मतलब केवल पहला विकल्प यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि भारत के युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री ने 25 जुलाई 2020 को घोषणा किया कि वर्ष 2021 में चौथा खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी। देखो, चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में बात हो रही है, तो हरियाणा द्वारा 5वां जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स खेला गया वो MP में खेला गया। अभी जो है वर्तमान में मई में ही उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरा संस्करण है वो आयोजित होने जा रहा है, तो ये भी याद रखना। बनारस में लखनऊ में BBD से इसकी शुरुआत हो रही है। फिर आगे होगा कि कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर स्थित नैस्डैक के बिलबोर्ड पर 29 जुलाई को जगह बना लिया? तो यह था मोहन बागान, ऑप्शन सी। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक बृहद सौर ऊर्जा संयंत्र को
स्थापित किया गया था मिर्ज़ापुर में। भारत की पहली जो किसान रेल थी वो चली थी कब? देवलाली महाराष्ट्र से दानापुर बिहार के बीच में चलाई गई थी। और जनवरी 2020 में उत्तर प्रदेश में कितने स्थलों को, अच्छा वर्तमान में कितने हो गए हैं? 75 हो गए हैं। ये प्रश्न प्रासंगिक नहीं है, लेटेस्ट डेटा याद रखो कि 75 रामसर साइट हैं। नेक्स्ट होगा आपका कि भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत शुरू हुई थी? तो छत्तीसगढ़ में हुई थी। नेक्स्ट है आपका कि ग्लोबल वैक्सीन सम्मेलन की मेजबानी की गई थी यूनाइटेड किंगडम के द्वारा, यानी कि विकल्प ए यहाँ पर करेक्ट है। सार्थक क्या था? रक्षा मंत्रालय द्वारा सार्थक अपतटीय गश्ती जहाज है, ये ऑप्शन सी करेक्ट है। फिर पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 2020 में किया गया था हरियाणा के द्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट है। 27 जुलाई 2020 को भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर, खैर ये तो प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं है तो क्या फ़ायदा। और किस हवाई अड्डे को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल को, मतलब भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 24 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय दर्जा स्वीकृत किया था? ये कुशीनगर वाला था ना? हाँ, तो ये अंतिम प्रश्न होगा कि निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2021-22 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में जून में 2020 में नहीं चुना गया था? तो ये था कनाडा। तो टॉपिक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं टेलीग्राम चैनल पर आपको जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो लिख दूंगा और वो सारे टॉपिक आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। बाकी जो समय बचा हुआ है उसमें प्रयास करिए कि मैक्सिमम टाइम आप जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं उसको लगाएं और रिलेटेड जो डेटा है उसको कंठस्थ करें। ख़ास तौर से जो डेटा जैसे कि युद्ध वाला जो डेटा होता है, इसमें क्रोनोलॉजी अक्सर पूछी जाती है। मॉडर्न हिस्ट्री का जो डेटा है उसको पढ़ लीजिए। और कुछ चीज़ें और भी हैं जिसका उल्लेख मैं आपसे कर दूंगा। कहाँ पर? टेलीग्राम चैनल पर। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।